अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सूत्र की स्थापना करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सूत्र कैसे और किन कारणों के कारण आया है भाई। तो अब देखिए, पहले हेडिंग पढ़िए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक तार्किक कुंडली आपके लिए समझाने की दृष्टि से बना लिए। तो मान लेते हैं ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब आगे चलिए, के अक्ष पर, अब देखिए ये धारावाही कुंडली है, इसका केंद्र होगा भाई, वृत्ताकार कुंडली है तो इसका ये केंद्र है, मान लीजिए इस जगह पे केंद्र है। तो इसके अक्ष पर, तो देखिए इस केंद्र से इस तरह से कोई दूरी x है। अब देखिए यहां मैं इसको रखूं तो ये इसका केंद्र है, आप देख पा रहे होंगे ये केंद्र है, और इससे x दूरी पर, अब इससे x दूरी पर ये बिंदु कोई P है। यहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको बोर्ड पर बनाना कितना कठिन कार्य है। अब चूंकि देखिए, अब आपकी किताब में इस तरह से चित्र बना हुआ होता है, तो आप ये ना समझे कि कुंडली ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर अक्ष कहां बनाएंगे आप, इस तरह से यहां बनाएंगे, ऐसे नहीं। वो चित्र कैसे होता है, इस तरह की कुंडली का होता है। अब जो ये आगे का भाग है जो बोर्ड में जा रहा है, अब इसको बोर्ड में बनाने के लिए ये दो काम हो सकते हैं, या तो मैं इस बोर्ड में यहां छिद्र कर दूं भाई और फिर इसको अंदर दे दूं और फिर अक्ष इस तरह से खींच दूं। तो इस ऐसा तो हो नहीं सकता। अब सरलता के लिए मैं क्या करता हूं, जो इसका ऊपरी भाग है, इस कुंडली का जो ऊपरी भाग आपको दिखाई दे रहा है उसको तो मैं सतत चाप से दिखाऊंगा, मतलब एक गहरी रेखा से दिखाऊंगा, और जो अंदर जाएगा इसके उसको डॉट से दिखाऊंगा मैं। तो देखिए इसके लिए मैं चित्र बनाता हूं भाई, आपके लिए चित्र बनाने का प्रयास करता हूं, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। तो देखिए कुंडली का चित्र बनकर तैयार है। जैसा मैंने बताया था, ये जो बोर्ड से बाहर का भाग है उसको मैंने सतत चाप से, इस जो लाइन है गहरी लाइन, इससे दिखाया है, और जो बोर्ड के अंदर जो जा रहा है लाइन, जैसे इस तरह से कुंडली जाएगी ना भाई, ये बोर्ड के इनटू द बोर्ड जो जाएगी उसको मैंने डॉट से दिखाया है। अब देखिए जैसे इसके मध्य में केंद्र होगा इस जगह, तो ये केंद्र मैंने दिखा दिया है, इसका ओ केंद्र मान लिया है, चलो, और इससे x दूरी पर, ये x दूरी मान ली भाई मैंने, कोई बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बिंदु P हुआ भाई, चलो यहां कहीं भी लिख दे, ये बिंदु P है। तो अब ये तो समझ में आ गई ना आपके भाई, ये बिंदु P कहां है, कुंडली के अक्ष पर स्थित है। इस तरह से कुंडली है और केंद्र से ये, ठीक है। तो बिंदु P कहां है, इस तरह से है भाई। तो ये जो बिंदु है इसके नोक पर है, इस तरह से मान लेते हैं। अब देखिए भाई, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। ये कुंडली है, अब मैं मान लेता हूं भाई इधर से इसमें धारा गई, ठीक है, और आई, और इस तरह से ये निकल के आ रही है धारा। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस कुंडली की जो ये परिधि आपको दिखाई दे रही है, इस पर व्यास तय अभिमुख दो अल्पांश लेता हूं मैं। व्यास तय अभिमुख का मतलब भाई व्यास खींच लीजिए इस तरह से आप, ठीक है भाई, और इस पर दो अल्पांश ले लेता हूं। एक तो मैं लेता हूं P डैश Q छोटा अल्पांश। अब आप कहेंगे साहब P डैश Q, P तो मैं यहां मान चुका हूं ना, इसलिए P डैश Q, और यहां ले लेता हूं कोई R और S अल्पांश लिया। इन दोनों अल्पांशों के मध्य बिंदु में मान लेता हूं O डैश है और ये इसका है O डबल डैश। इन दोनों को बिंदु P से मिला दिया भाई, इन दोनों को बिंदु P से इस तरह से मिला दिया। अब आप जानते हैं कि भाई क्योंकि ये व्यास तय अभिमुख है, इसलिए इन दोनों की जो दूरी है वो समान होगी, इसलिए बिंदु O डैश से P की दूरी या O डबल डैश से बिंदु P की दूरी, इनका पोजीशन वेक्टर में क्या मान लेता हूं, R वेक्टर मान लेता हूं, अर्थात इनके बीच की दूरी का जो मापांक है वो R होगा। ये भी R है। अब एक बात सोचना भाई, आपने पढ़ा था
बायो सावर्ट के नियम में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है dV बराबर क्या होता है μ0/4 पाई IDL साइन θ/r²। तो आप देखिए चूंकि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और बराबर मैंने अल्पांश लिए, ये dl हुआ और ये dl हुआ, तो IDL दोनों में बराबर है, दोनों अल्पांशों के लिए, और दूरी भी बराबर है। तो सीधी सी बात है इन दोनों ही अल्पांशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा समान, इसलिए दोनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मैं क्या मान लेता हूं dV। अब आप कहेंगे dV की दिशा कहां होगी, तो मैंने बायो सावर्ट नियम में बताया था कि dV की दिशा IDL और R वेक्टर दोनों के तल के लंबवत होती है। तो एक बात सोचिए IDL किस तल में है, इसको फिर ध्यान से समझिए। IDL देखिए इस तरह से इस जगह पे होगा IDL कहां है यहां, तो ये कौन सा तल हुआ YZ। देखिए ये इनटू द बोर्ड जा रहा है, इनटू द बोर्ड क्या है इस तरह से, ये कौन सा तल है Z तल, और ऊपर वाला इसको मैं और खींच देता हूं, ये Y अक्ष हुआ आपका, ये अक्ष कौन सा है भाई X अक्ष हुआ आपका, और ये Z। अब Z अक्ष इस तरह से तो खींच नहीं सकते, तो आप देखिए अल्पांश किस तल में है YZ तल में, और O से P तक को मिलाने वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो किस तल में है XY तल में। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो dV होगी इन दोनों अल्पांशों के कारण वो क्या होगी इस तल IDL और R के तल के लंबवत, तो इसकी दिशा कहां होगी इस तरह से होगी भाई। तो इस अल्पांश P' के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरह से होगी, लंबवत होगी dV, R के लंबवत बनाइए ध्यान रखें, और नीचे वाला जो RS अल्पांश है इसके कारण उत्पन्न होगी तो इसके लंबवत बनाइए। देखिए जो ये रेखा खींची हुई है ना इसके लंबवत बनाइए, तो ये dV, ठीक है। मैं दोनों के आगे dV क्यों लिख दिया है कि दोनों अल्पांशों की लंबाई बराबर है, प्रवाहित धारा का मान बराबर है, दूरी बिंदु P से बराबर है, तो दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बराबर होगा। अब देखिए भाई इस dV को अगर मैं घटकों में विभक्त करूं और इस कोण को मैं अल्फा मान लेता हूं, चलो अगर ये अल्फा बना रहा है इस अक्ष के साथ तो ये भी अल्फा बनाएगा। अब देखिए भाई लंबवत घटक देखें, तो लंबवत घटक ये होगा भाई, इसका लंबवत घटक ये हुआ। तो अब देखिए अगर ये अल्फा है और इस पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा। समझ में आई कि नहीं आई, सोचना भाई। देखिए OP और ये एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर ये अल्फा है तो ये कितने का होगा 90 माइनस अल्फा, समझना इस बात को। और इस O'P पर ये लंबवत है dV, तो ये कोण 90 का हुआ, ये कोण 90 का हुआ। जब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, तो कितना हो जाएगा 90 से 90 कट जाएगा और अल्फा बच जाएगा। तो देखिए ये अल्फा हुआ, तो अब इसको आप डॉट डॉट करके इस तरह से मिला लें, तो देखिए ये क्या हुआ, इसमें ये आधार हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ लंब। तो आधार ये क्या होगा भाई इसका dB cos अल्फा, जानते हैं ना आप भाई cos अल्फा बराबर क्या होता है, cos बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कौन सी हो जाएगी ये लाइन और कर्ण dB है, तो हमेशा ध्यान रखना आधार जब निकालना हो तो कर्ण इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं। तो इसी तरह नीचे वाले घटक का देखिए विभाजन करेंगे तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगी dB cos अल्फा। तो देखिए दोनों के कारण चाहे अल्पांश P' हो चाहे अल्पांश RS हो, दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक देखिए आप dB cos अल्फा, दोनों के परिमाण बराबर हैं, लेकिन दिशा को और देखिए ना भाई, इसकी दिशा कहाँ है लंबवत ऊपर की ओर, इसकी दिशा कहाँ है लंबवत नीचे की ओर। चूंकि दोनों के परिमाण बराबर हैं दिशाएं विपरीत हैं,
इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब दोनों के क्षैतिज घटक भी देख लीजिए भाई, इसका क्षैतिज घटक का क्या होगा भाई, ये होगा क्षैतिज घटक, तो इस दिशा में ये होगा बराबर, इसमें मान लेंगे ये क्या हो जाएगा लंब, और लंब बराबर क्या होता है कर्ण इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा डी वी साइन थीटा के स्थान पर एल्फा लिखिए, और इस वाले में भी आ जाइए तो ये भी क्या होगा डी वी साइन एल्फा। अब एक बात देखिए भाई ढंग से, ऊपर वाला जो अल्पांश है पी क्यू, इसका क्षैतिज घटक क्या है डी वी साइन एल्फा, नीचे वाले का भी क्या है डी वी साइन एल्फा, दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे ना भाई। तो अब मैं कहूं दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 डी वी साइन एल्फा। तो अब एक बात सोचिए, इस तरह के अल्पांश तो इस कुंडली में, इस धारावाही कुंडली में अनेकों होंगे, तो इन समस्त अल्पांशों के कारण, और समस्त अल्पांशों के कारण मतलब संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, चूंकि अल्पांशों के कारण या दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक डी वी साइन एल्फा समान है और समदिश है, एक ही दिशा में, ठीक है। अतः उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इन क्षैतिज घटकों के योग से प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये दोनों का योग कर देंगे। अब मैं निकालना चाह रहा हूं संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण, और संपूर्ण धारावाही कुंडली को ऐसे ही अल्पांशों से निर्मित मान सकते हैं, इसलिए संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसको क्या कह देंगे भाई हम, बी, वो क्या होगा डी वी का इंटीग्रेशन डी वी साइन एल्फा, डी वी साइन एल्फा का इंटीग्रेशन होगा भाई। अब ये समीकरण 1 आप जानते हैं भाई, सभी देखिए दो के कारण, दो अल्पांशों के कारण क्या है दोनों का योग कर देंगे 2 डी वी साइन एल्फा, 3 के कारण 3 डी वी साइन एल्फा, ऐसे ही कुंडली के अनंत हैं तो सबका योग कर दीजिए या सबका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो मैंने क्या कर दिया डी वी साइन एल्फा का इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब डी वी का मान मुझे निकालना है और साइन एल्फा का। अब देखिए भाई बायो-सावार्ट नियम से हम जानते हैं, बायो-सावार्ट नियम से हम जानते हैं कि किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV का जो मापांक होता है, मापांक लिख देता हूं मैं, चलिए। तो dV का जो मापांक है वो क्या होगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप यही देख लीजिए थीटा, थीटा क्या है वेक्टर, जो आर था पोजीशन वेक्टर आर, और इस अल्पांश के मध्य बिंदु के बीच का कोण, और जो कितना होगा 90। अब चित्र से नहीं लगता है भाई, यहां ही गड़बड़ करते हैं बच्चे, कहते सर ये तो 90 का तो लग ही नहीं रहा ये कोण। तो भाई ये सोचिए, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए कुंडली इस तरह से है, ये कौन से तल में है कुंडली का, जो ये बिंदु अल्पांश इस जगह होगा वो कौन से तल में, वाई जेड तल में, और जो पोजीशन वेक्टर है आर
ये कहां मिल रहा है बिंदु P से, O डैश और P का पोजीशन वेक्टर था ही, ये किस तल में है, आप देखिए एक्स वाई तल में। तो वाई जेड और एक्स वाई तल एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। अर्थात ये जो कोण बनेगा आपको दिख नहीं रहा है, पर 3 डायमेंशनल अगर चित्र आप देखते तो ये कोण कितने का होता, 90 डिग्री का होता है। तो इसमें लिख सकते हैं भाई, चूंकि आई डी एल व आर दोनों लंबवत हैं ना, दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं। चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आईडीएल, आईडीएल किस में है, वाई जेड तल में, और ओ डैश पी को मिलाने वाली जो रेखा है वो पोजीशन वेक्टर आर कह सकते हैं, वो किस तल में है भाई, एक्स वाई तल में है, एक्स वाई तल में है। इसलिए थीटा बराबर 90 लिखेंगे हम, इसलिए डी वी का जो मान हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये समीकरण 2। अब देखिए इस चित्र से आप और एक चीज निकाल सकते हैं, या ऐसा करता हूं मैं इसको ऊपर से मिटा लेता हूं। अब देखिए मैंने बोर्ड साफ कर लिया है, और अब यहां देखिए इसमें ये कोण अल्फा है, ये कोण 90 है, और इस धारावाहिक कुंडली की जो त्रिज्या है मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, तो ओ डैश या ओ डबल डैश क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो इससे आप साइन अल्फा का मान, देखिए यहां से मैंने डीबी का मान निकाल लिया, अब साइन अल्फा का मान और चाहिए मुझे, तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा भाई, तो चित्र से साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होता है भाई, लंब और कर्ण का अनुपात, ठीक है। तो इसमें आर बटे आर। अब आप कहेंगे सर वेक्टर का चिन्ह क्यों नहीं लगा है, भाई साइन हमेशा दो आंकिक या स्केलर राशियों का अनुपात होता है, इसलिए आर बटे इसका मान लेंगे हम, ठीक है, मापांक लेंगे। और एक बात और देखिए, ये जो आर है इसका मापांक किसके बराबर होगा, तथा आर बराबर क्या होगा भाई, ये कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन सभी मानों को कहां रख दीजिए, समीकरण 1 में। इसलिए कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीवी का जो इंटीग्रेशन, सुनो सबका मान रख देते हैं भाई, बी लिख देता हूं सीधे ही में, तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और डीवी का मान यहां से रखें भाई म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये रख दिया मैंने, और बटे आर स्क्वायर। अब देखिए डीवी का मान रखने के बाद साइन एल्फा का मान रखिए, और साइन एल्फा बराबर क्या है, आर बटे आर। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर बटे आर स्क्वायर, और आर ये हो जाएगा आर क्यू। और ये समीकरण इसको 3 बोल देता हूं। अब देखिए इसका मान निकाल लेते हैं, और मान मैं तब निकालूंगा, पहले इस बोर्ड को आप पूरा साफ कर देता हूं। तो देखिए अब इस समीकरण 3 को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो b बराबर, इसको बाहर निकाल लेता हूं वही में, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और क्या है भाई आई डीएल को भी निकाल लेता हूं, आई और आर को, सॉरी आई आर को निकाल लेता हूं, बटे आर क्यू। अब देखिए यहां आर क्यू है, और आर बराबर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। बात आई ना समझ में, आर बराबर ये घात 1/2 है, तो घात 3 करेंगे तो 3 गुणा 1/2, तो घात 3/2 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, डी एल।
अब dl अर्थात इन सभी अल्पांशों का योग और इन सभी अल्पांशों का योग dl 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 करके नहीं, संपूर्ण का अगर मैं योग करूंगा तो क्या आ जाएगी इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि। तो क्या हो जाएगा भाई, बराबर यहीं आगे लिख देता हूं, म्यू 0/4 पाई आई आर बटे r² प्लस x² की घात 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dl के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं 2 पाई r। ये परिधि आ जाएगी भाई। अब देखिए कुछ सरल कर लीजिए आप, इस 2 पाई से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और ये टोटल क्या हो जाएगा भाई, b बराबर म्यू 0 आई आर स्क्वायर, देखिए r और r आई आर स्क्वायर बटे 2 इंटू r² प्लस x² की घात 3/2। ये समीकरण 4। अब देखिए ये मैंने क्या मानकर चलाया कि कुंडली में केवल एक फेरा है, अर्थात जो विद्युत रोधी तांबे के तारों से ये निर्मित कुंडली है, जैसा मैं अब दिखा रहा था, इसमें मैंने क्या मान के चला था कि एक ही फेरा है। अगर इस कुंडली में ऐसे n फेरे हों, कितने फेरे हों, कैपिटल N फेरे हों, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यदि कुंडली में n फेरे हों तब संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा भाई, म्यू 0 n i r² बटे 2 इंटू r² प्लस x² की पावर 3/2। ये समीकरण 5। अब हम कुछ विशेष परिस्थितियां देखेंगे और स्पेशल कंडीशंस में, जैसे कुंडली के केंद्र पर क्या होगा, या x और r अगर एक दूसरे के खिलाफ कौन सा बड़ा है कौन सा कम है, उन परिस्थितियों में इस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा उसको देखेंगे। पर बोर्ड साफ करना जरूरी है। अब देखिए मैंने बोर्ड साफ कर लिया है और अंतिम जो समीकरण यहां लिखा हुआ था मैंने यहां लिख दिया है कि संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू 0 आई r²/2 कोष्टक में r² प्लस x² की घात 3/2। जैसा आपको याद है आई कुंडली में प्रवाहित धारा है, कैपिटल R उस वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की त्रिज्या है और x बिंदु O अर्थात कुंडली के केंद्र से बिंदु P की दूरी है। अब देखिए विशेष स्थिति क्या हो सकती है कि हम निकालना चाहें कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली के केंद्र पर क्या होगा। अब सोचिए कुंडली के केंद्र पर अर्थात बिल्कुल P बिंदु कहां आ जाए, O पर, और जब P बिंदु O पर आ जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 0। तो कुंडली के केंद्र के लिए, कुंडली के केंद्र के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा भाई, x बराबर क्या रखना पड़ेगा 0, क्योंकि उस समय x कहां आ जाएगा, सेंटर ऑफ द कॉइल। तो देखिए B केंद्र मैं यूं लिख देता हूं, अर्थात उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कहां, केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे म्यू 0 n और नहीं लिखा था भाई मैंने, कुंडली में फेरों की संख्या क्या मान ली थी मैंने n, तो म्यू 0 n i r² अपॉन, अब यहां देखिए 2 इंटू r² प्लस x² के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं 0 और घात 3/2। अब देखिए यहाँ r² की घात कितनी है 3/2, तो घात के ऊपर घात हो तो घात घात का गुणा हो जाता है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा म्यू 0 n i r² अपॉन 2r³ और अब r² से r³ ये कट जाएगा, तो B एट सेंटर अर्थात केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो हो जाएगा म्यू 0 n i बटे 2r। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और बहुत बार परीक्षा में आया है। इसको मैं अलग से और प्रयास करूंगा कि अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाए कि किसी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं पूरा निकाल के और x बराबर 0 रख के भी इसको कर सकते हैं। एक दूसरी विधि और है, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो मैं और बना दूंगा। तो ये समीकरण 6। एक और स्थिति हो सकती है कि जो बिंदु P है वो कहाँ हो, त्रिज्या के बराबर दूरी पर हो, अर्थात x जो दूरी है वो किसके बराबर हो, कैपिटल R के हो। कुंडली की त्रिज्या के
बराबर दूरी पर हम क्या करेंगे भाई, x के स्थान पर क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। तो उस समय क्या हो जाएगा भाई, b बराबर म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन, अब देखिए 2 यहाँ आ जाइए, 2 इंटू आर स्क्वायर है ही, और x भी कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर, और ये 3/2। तो देखिए म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2 है ही। अब देखिए 2 की घात 3 बटे, पहले देखिए 2r स्क्वायर आएगा, तो 2 की घात 3/2, तो ये हो जाएगा 2√2, और r स्क्वायर की घात 3/2, तो घात के ऊपर घात, तो घात घात का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा r3। तो अब देखिए ये कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, b बराबर म्यू 0 n i बटे, ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4√2r, और √2 का अगर ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, √2 म्यू 0 n i अपॉन √2 जहाँ आ जाएंगे तो 2 8r, और ये समीकरण 7 हो जाएगा। तो ये सूत्र किसके लिए भाई, यदि बिंदु P कुंडली की त्रिज्या के बराबर दूरी पर हो। अगली एक कंडीशन और हो सकती है भाई, स्पेशल कंडीशन तीसरी क्या हो सकती है कि x इज बहुत कम हो r से, अर्थात x की जो दूरी है बहुत कम हो। अब एक बात सोचिए, हम जानते हैं कि बहुत कम हो इसका मतलब बहुत कम राशि का वर्ग और भी कम होती है, तब उस स्थिति में देखिए एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में क्या होगी, नेग्जिबल होगी। तब एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, और नगण्य होगा तो नगण्य चीज को छोड़ दीजिए, और छोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए, तब क्या हो जाएगा भाई, b बराबर म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2, और r स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम छोड़ रहे हैं, तो r क्यू, और ये सूत्र बिल्कुल आ जाएगा किस तरह से भाई, जैसे केंद्र पर हमें निकाला था भाई 2r, ठीक है, म्यू 0 n i अपॉन 2r। एक कंडीशन और हो सकती है कि जो बिंदु P है वो बहुत दूरी पर हो, अर्थात त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, तब क्या करेंगे भाई, फिर उल्टा मामला हो जाएगा कि अब आर स्क्वायर भाई बहुत छोटा हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तो अब के क्या करेंगे भाई, हम आर स्क्वायर को छोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2, और x की घात कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि मैंने आर स्क्वायर को छोड़ दिया है, और एक्स स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा x। कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दूरी के हिसाब से किस तरह से परिवर्तित होता है, अक्ष पर दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो हमने जो सूत्र निकाला था भाई कि किसी धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है म्यू 0 n i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब हमने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था तो वो आया था म्यू 0 n i अपॉन 2r। तो इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, क्योंकि उस समय x का मान क्या रखते थे, हम 0 रखते थे। जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा, अर्थात केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा। हम क्या करेंगे भाई, x के विभिन्न मानों के लिए, अर्थात केंद्र से अलग अलग दूरी लेंगे बिंदु P की, और उन दूरियों पर b का मान अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे, और उसके पश्चात x से जो दूरी है, x की जो दूरी है अर्थात केंद्र से बिंदु P की जो दूरी है वो, और उनके संगत जो b के मान प्राप्त हुए थे, चुंबकीय क्षेत्र के मान प्राप्त हुए थे, उन पर एक ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने पर हमें प्राप्त होगा भाई, देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। तो x अक्ष ये खींच लिया, और x अक्ष पर ये बिंदु O है जैसे मूल बिंदु,
और यहाँ क्या है, केंद्र से बिंदु P की दूरी, अर्थात x इस दिशा में पॉजिटिव रूप में बढ़ रहा है और इधर नेगेटिव रूप में, ये -x है, आप जानते हैं ये -x है और ये +x अक्ष है। और यहाँ B का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, थोड़ा स्ट्रेट खींच लीजिए, बिल्कुल बनकर तैयार है। यहाँ x अक्ष पर केंद्र से बिंदु P की दूरी अर्थात +x अक्ष को दिखाया गया है मूल बिंदु से दाईं तरफ, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर केंद्र से जो दूरी है उसको माइनस में दिखाया गया है। और y अक्ष पर x के संगत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिया गया है। अब इस वक्र से आप जब देखेंगे तो जैसे देख रहे हैं कि x का मान जैसे जैसे बढ़ता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है दोनों तरफ, और x बराबर +r/2 और -r/2 पर, अर्थात बिंदु P और Q अगर हम प्राप्त करें तो यहां देखिए बिंदु P पर जो dV/dx है सॉरी dx जो है इन बिंदुओं पर देखिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर dVy जो dx है वो कैसी है, नियत है। इसलिए बिंदु P और Q को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। अर्थात इस वक्र पर +r/2 और -r/2 पर जो बिंदु P और Q संगत बिंदु प्राप्त हो रहे हैं उन पर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर बराबर होती है, और इस प्रकार जो बिंदु प्राप्त होते हैं उनको हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। अब देखते हैं कि एक छोटी धारावाहिक कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में कैसे कार्य करती है, और हम अब आपको इसको ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने देखा था कि किसी धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक था वो क्या था भाई, B बराबर μ0 N I/r² r² + x² की घात 3/2। अब आप सोचिए हमारा टॉपिक क्या है, छोटी धारावाहिक कुंडली, अर्थात इतनी छोटी कि उसकी जो त्रिज्या है r बहुत कम है, और जब त्रिज्या कैपिटल R बहुत कम होगी तो उसका स्क्वायर और भी कम होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि r² को x² की तुलना में नगण्य मानेंगे। तो देखिए, छोटी धारावाही कुंडली के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, r बहुत छोटा होगा x की तुलना में, तब r² को x² की तुलना में नगण्य मानने पर, तो देखिए उस स्थिति में हम क्या करेंगे भाई, r² को छोड़ देंगे, तब क्या होगा, B बराबर μ0 N I/r²। ध्यान रखना अंश वाले r² को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऊपर अंश है ना, r² का हम गुणा करेंगे तो बहुत छोटी संख्या में छोटी संख्या गुणा करेंगे तो बहुत परिवर्तन ला देती है, लेकिन यहां योग है, जैसे 10 का वर्ग कीजिए और 10.001 का वर्ग कीजिए, वो लगभग बराबर आता है। तो वो स्थिति है कि यहां हम r² को छोड़ सकते हैं, ऊपर नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2, अब r² को छोड़ दीजिए तो x की घात 3। यही बात आई ना भाई। अब देखिए, मैं पाई का ऊपर नीचे गुणा कर दूं, और पाई का ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, μ0 N I/r²/2πx3। अब देखिए πr², समझ गए ना भाई, ये πr² क्या है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल। भाई r त्रिज्या की कुंडली है, वृत्ताकार है, इसलिए πr² उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को किससे व्यक्त करते हैं, a से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, πr², कुंडली के तल का क्षेत्रफल। तो b बराबर आ जाएगा μ0 N I/a/2πx3, 2πx3। अब हम जानते हैं भाई NIA आपने पढ़ा है,
छड़ चुंबक वाले पाठ में पढ़ाए ना भाई, परंतु NiA बराबर क्या होता है, M। NiA बराबर क्या होता है, M होता है। इसलिए जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू 0 M अपॉन 2πx3। और इसको मैं 2 का ऊपर नीचे और गुणा कर देता हूं तो ये लिख जाएगा भाई म्यू 0 इंटू 2m अपॉन 4πx3। अब ध्यान दीजिए ये वही सूत्र है जो आपने ज्ञात किया था एक छड़ चुंबक, जैसे ये N और ये S, इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P था और उस पर चुंबकीय क्षेत्र का जब व्यंजक प्राप्त किया था तो यही सूत्र आया था ना भाई। अतः हम कह सकते हैं कि एक छोटी धारावाही कुंडली एक चुंबकीय छड़ के रूप में या छोटी छड़ चुंबक के रूप में व्यवहार करती है।